हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं अपनी क्लास का 8वां लेक्चर, 9वां लेक्चर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट में टॉपिक छोड़ा हुआ था उसी के आगे हमें चर्चा करनी है सीलिया और फ्लैजेला की। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम जल्दी से क्लास को शुरू कर सकें। और आवाज़ वगैरह के लिए भी एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्या आवाज़ वगैरह क्लियर है, क्या कोई समस्या है, परेशानी है, तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। क्या आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो माइक्रो बॉडीज़ स्टार्ट किया था, तो वॉइस चली गई थी, वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में। तो इसको जो है हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजेला पर। ठीक है, देखिए माइक्रो बॉडीज़ की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल हमने देख लिए थे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम होता है, यहाँ पर राइबोज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA से अटैच हो जाते हैं तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम माइक्रो बॉडीज़ की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो माइक्रो बॉडीज़ कौन सी संरचना है जो केवल और केवल कौन सी सेल में देखने को मिलती है? हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये ER से अराइज होती हैं। ER मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इन्हें बनाने वाली संरचना, इन संरचनाओं को कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये स्फेरिकल है, ये गोल संरचनाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज़ कह रहे हैं। और ये कितने झिल्ली से घिरी हुई है? ये केवल और केवल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी इनके बाहर केवल एक ही मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, इन्हीं में से हम पहला नंबर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम क्या है? स्फेरोसोम केवल और केवल पौधों में पाई जाती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि इनकी खोज किसने किया था? तो पर्ने नामक वैज्ञानिक थे, जिनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक को क्रेडिट जाता है। ठीक है, करते क्या है ये करते हैं फैट का स्टोरेज। किसका स्टोरेज करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा यहाँ भरे हुए हैं एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। याद करिए, जैसे लाइसोसोम था हमारा, लाइसोसोम केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर देखने को मिला था, प्लांट के अंदर ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिल रही थी। तो प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो किस रूप में उपस्थित है? स्फेरोसोम के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडोस्पर्म और कॉटिलिडन दो चीज़ें हैं ये, जहाँ पर ये उपस्थित हो सकता है। कहाँ कहाँ पाया जा सकता है ये इंडोस्पर्म में पाया जा सकता है और ये कॉटिलिडन में पाया जा सकता है। ये दो स्थान हैं जहाँ पर ये देखने को मिल सकता है, इंडोस्पर्म और कॉटिलिडन के अंदर, क्योंकि इंडोस्पर्म भी फूड का स्टोरेज कर रहा है और ये बेसिकली किसका स्टोरेज करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं। यानी कि जो इंडोस्पर्म फैट का स्टोरेज कर रहा होगा उनको हम क्या कहेंगे? स्फेरोसोम कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर जो इनकी मेम्ब्रेन है वो कही जाती है हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन कैसे? मतलब कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो कितनी है? केवल एक ही फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है, जबकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा हुआ है कि कितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है? 2 फास्फोलिपिड की लेयर उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर कितनी लेयर उपस्थित है? केवल एक ही प्रेजेंट है। तो हम एक ना कह करके हम इसे कहते हैं हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगला आता है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है? ये भी केवल और केवल पौधों में ही पाया जाता है। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बीवर्स। ठीक है,
और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं और ये क्या करते हैं, ये करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। क्या करते हैं ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है क्या करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। जो फैट है एंजाइम की मदद से उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देना, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में बदला जा रहा है, ग्लूकोज के नए सोर्सेज बन रहे हैं जो ग्लूकोज से नहीं है, जो किसी और सोर्स से है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं है। कहाँ से आ रहा है, ये फैट से आ रहा है। इस तरीके की प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, या हम कह दें फैट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, या इस साइकिल को कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हम कहाँ पर देखते हैं, कैस्टर सीड और पीनट के अंदर हम इसके उदाहरण हम जो कह रहे हैं ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा हमको कैस्टर के सीड में, दूसरा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, पीनट के अंदर, यानी जो बीज है, मूंगफली है, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पर क्या हो, ऑयल पाया जाता हो, जिनमें ऑयल पाया जाएगा उनके सीड में हमको ग्लाइऑक्सिसोम देखने को मिल सकता है, क्योंकि केवल और केवल पौधों के अंदर देखी जाने वाली संरचना ये कहलाती है, ठीक है। अगला है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम की बात करें तो परऑक्सीसोम केवल हम देखते हैं कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट में देखने को मिलेगी, या ऐसा भी नहीं है केवल एनिमल में देखने को मिलेगी, ये दोनों के अंदर देखने को मिल सकती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने, नाम एक्चुअल में इसको दिया था। और एनिमल में इसका फंक्शन क्या है, अच्छे से नोन नहीं है, फंक्शन नॉट नोन, इसका कार्य पूरी तरीके से नोन नहीं है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी के लिए रॉडिन का भी नाम आता है कहीं कहीं पर। रॉडिन ने लीवर और किडनी के अंदर एक ऐसी संरचना देखी जिसे परऑक्सीसोम कहते हैं, और जिसके पास में कौन सा एंजाइम उपस्थित है, कैटालेज नाम का एंजाइम उपस्थित होता है, ये रॉडिन ने बताया था। फोटो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा यहाँ पर संपन्न होता है। आप समझ लीजिए फोटो रेस्पिरेशन का सीक्वेंस अगर हमसे पूछ ले तो क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, CPM करके ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहला, दूसरा परऑक्सीसोम के अंदर और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था कि फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना था आपका प्रोडक्ट, जो आगे चल करके एमिनो एसिड में बदलता है और जिसे दो कार्बन का प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में हुआ था। परऑक्सीसोम में यही जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट है एक एमिनो एसिड के रूप में बदल करके कहाँ पहुँचेगा, फोटो रेस्पिरेशन में पहुँचेगा, ठीक है। अगले यहाँ पर दिया हुआ है ये एमिनो एसिड या यूरिक एसिड को कैटालेज की मदद से मिथाइल ग्रुप और पेरोक्साइड में बदल देता है। यहाँ पर कैटालेज एंजाइम उपस्थित है जो कि टॉक्सिक होता है। तो इस टॉक्सिक मटेरियल को अनटॉक्सिक मटेरियल में बदलने के लिए यहाँ पर H2O2 को ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं, और यहाँ पर एंजाइम जो उपस्थित होता है वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेज। ये क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन में इसे बदल देगा। इस प्रक्रिया को यहाँ पर हम जो है परऑक्सीसोम के अंदर होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात देखी परऑक्सीसोम की, हमने देखी बात स्फेरोसोम की, हमने देखी बात ग्लाइऑक्सिसोम की, हमने तीनों माइक्रो बॉडीज़ के अंदर डिस्कस कर लिया है जो लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं रह गया था, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं सीलिया और फ्लैजेला पर, ठीक है। दो अलग अलग संरचनाएं हैं, एक को हम कहते हैं सीलिया और दूसरे को हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। ये दोनों ही संरचनाएं हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, दोनों संरचनाएं हमको एक तो हमारी बॉडी के अंदर सीलिया उपस्थित हो सकता है वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये सीलिया हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल है जहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला हमें केवल कहाँ देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, कुछ एल्गी के अंदर, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजेला के सिंपल डिफरेंसेस की,
फिर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए सीलिया और फ्लैजेला दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले जो है किसकी बात कर रहे हैं कि डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर साइज की बात करें तो सीलिया का साइज कितना होता है, सीलिया का साइज होता है यहाँ पर स्मॉल साइज के होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है। इन छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक की ये संरचनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। अच्छा सीलिया जो होते हैं ना बहुत छोटे, जैसे हमारे शरीर पर रोए होते हैं, है ना, रोए जो बहुत छोटे होते हैं ना, तो ये ऐसे रोए की जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो ये 5 से 10 माइक्रोमीटर के ये संरचनाएं। अगर हम बात करें फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला कैसे है, लॉन्ग है, ठीक है, और इनकी जो लेंथ हो सकती है ये हो सकते हैं 150 माइक्रोमीटर तक के, कितने, 150 माइक्रोमीटर तक की लेंथ इनकी हो सकती है। अब अगर हम बात करें हमारे दूसरा जो नंबर की बात करें, इनकी संख्या कितनी होगी। देखिए सीलिया जो है छोटे हैं, तो छोटे होंगे तो इनकी संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह देते हैं इनका जो नंबर है वो क्या है, न्यूमरस है, ठीक है। क्या है ये, न्यूमरस है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर फ्लैजेला जो हो सकते हैं या तो एक होगा और या तो कुछ हो सकते हैं, 1 to few, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये न्यूमरस दिख रहे थे बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित है, वैसे नहीं होते, ठीक है। अब आता है अगला लोकेशन की बात, ये कहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। देखिए लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था, मैंने बताया था कि ये उपस्थित हो सकते हैं कहाँ पर, सभी जगह पर जिस सरफेस पर ये पाए जाएंगे, तो ऑल ओवर सरफेस ये पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लैजेला की तो हम कह देते हैं मोस्टली ये जो है पाए जाते हैं, मोस्टली कहाँ पर पाए जाएंगे ये, मोस्टली ऑन एंटीरियर साइड, मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंटीरियर साइड में देखने को मिलेंगी, मोस्टली ऑन एंटीरियर साइड, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है ये बीट कैसे करते हैं। बीट मतलब ये कैसे अपने आप की मूवमेंट कैसे करते हैं। तो बीटिंग की अगर हम बात करें तो इनकी बीटिंग कैसे होगी, ठीक है। बीटिंग कैसे है इसकी, देखिए ये 2 तरीके से मूव करता है। एक करता है सिंक्रोनस ऐसे समझ लीजिए, एक ही दिशा की तरफ मूव करना। जैसे ये फ्लैजेला है और ये फ्लैजेला ऐसे उपस्थित है और ये किसी एक दिशा की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, एक दिशा की तरफ मूव कर रहा हो, ये क्या कहलाएगी, एक ही दिशा में सब मूव कर रहे हैं, सिंक्रोनस। सिन मतलब एक समान, ठीक है। अगला आता है मेटाक्रोनस। यहाँ पर हम कह देते हैं सिंक्रोनस को इन वन डायरेक्शन, इसको हम क्या कह देते हैं, मेटाक्रोनस में क्या होगा, जैसे समुद्र में एक नाव को हमने बांध दिया है, एक शिप को बांध दिया है, ठीक है। तो जैसे वो शिप आगे पीछे मूव करता है, जैसे जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो आगे पीछे इस प्रकार की गति करना, लहराना, जैसे लहराते हैं ना, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटाक्रोनस कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, मेटाक्रोनस कहेंगे। तो हम इसको समझने के लिए लिख देते हैं, जैसे जहाज का, जैसे समुद्री जहाज का समझने के लिए है ये, ठीक है। समुद्री जहाज का
जैसे समुद्री जहाज का किनारे पर बंधे होने में आगे पीछे गति करना, ठीक है। जैसे समुद्री जहाज आगे पीछे गति करता है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला भी क्या करते हैं, गति करते हैं आगे पीछे मेटाक्रोनस वाले में, ठीक है। यानी फड़फड़ा रहा है, एक स्थान पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके टाइप की बात करें तो इनके प्रकारों की अगर हम बात, अच्छा इसकी मूवमेंट की तो हमने बात ही नहीं किया है कि ये मूवमेंट कैसे करता है। तो ये इंडिपेंडेंट मूव करता है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार की मेटाक्रोनस कोई ऐसे नहीं है कि जो है वो सब एक साथ मूव करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, इंडिपेंडेंट मूव करते हैं एक दूसरे से कोई भी संबंध मूवमेंट में नहीं होगा इनका, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम इसके टाइप लिख पाए। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे सॉरी, चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की, टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये टाइप कितने होते हैं इसके, टाइप्स की। देखिए ये जो है प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये हमको दो प्रकार के दिखते हैं। नंबर एक है काइनोसीलिया, काइनोसीलिया, काइनोसीलिया। जो काइनोसीलिया है, काइनोसीलिया हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, नंबर एक हमें देखने को मिलेगा ट्रैकिया में, हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली में, ठीक है। किडनी के ट्यूब्यूल में देखने को मिलेगा, किडनी ट्यूब्यूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल हैं ये। दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया जो है ये सेंसरी सेल्स हैं। क्या है ये, सेंसरी सेल्स है तो ये सीलिया, लेकिन ये सेंसरी फंक्शन है इनका, यानी इनका नर्वस सिस्टम से संबंध है, ये मूव नहीं करेंगे, सेंसरी सेल्स है, जैसे हमारे इंटरनल ईयर में, ठीक है। तो ये सेंसरी सेल्स है और ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। नंबर एक बात, ठीक है। तो दो प्रकार के हमने देखे, काइनोसीलिया और स्टीरोसीलिया, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। अभी मैं समझाऊंगा ये 9 क्या है और 2 क्या है। स्टीरोसीलिया में अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। अभी मैं इसको समझा दूंगा, 9+0 और 9+2 का मतलब क्या है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो यहाँ पर हमें देखना है इसका, सॉरी अभी यहीं पर ही है, इसका जो काम है, इसका फंक्शन क्या है इसका, तो यहाँ पर इनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक प्रकार है जिसे कहते हैं विपलेस, ठीक है। यहाँ पर जो प्रकार है इसके, पहला है विपलेस, ठीक है। विपलेस ऐसे समझ लीजिए जैसे चाबुक होता है, चाबुक होता है ना, पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था या घोड़े को मारते हैं तो घोड़ा आगे भागता है टांगे में, तो एक चाबुक के जैसे जो एकदम नुकीला आगे से पतला, इसे आप क्या कहते हो, विपलेस कहते हो। ये कॉमन टाइप का है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है यहाँ पर टिंसेल। टिंसेल कौन सा है, टिंसेल है आपका जिसे आप कहते हो, जैसे यहाँ पर इसी से कांटे निकले हों, ऐसे लग रहा है जैसे इसके शरीर से क्या निकले हों, कांटे निकले हों, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो टिंसेल, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, जूस्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी,
ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल जूस्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ब्राउन एल्गी है इनके जूस्पोर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो है, अब इसके फंक्शन की बात करें तो इनका कार्य क्या है? ठीक है, फंक्शन की बात करें अगर हम देखिए इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनका कार्य क्या है? इनका काम होता है लोकोमोशन, चलना इनका काम है नंबर 1। लोकोमोशन पहला, चलने में मदद करना। ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है, भोजन को पकड़ने में मदद करना। तीसरा है ये सेंसरी हो सकते हैं, यानी ये जो है एक प्रकार के संवेदी अंगों में भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे हमारे कानों में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सीलिया जो होते हैं ना, ये एनिमल में भी पाए जाते हैं। एनिमल में जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पूरे शरीर पर ये लोकोमोशन के मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन कराने के काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो इनका एक ही काम है लोकोमोशन। ठीक है, किन में मदद करेंगे? ये जीव को लोकोमोशन में मदद करेंगे। ठीक है, मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया के अंदर, कुछ एल्गी हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे फ्लैजेला उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमें इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। इंटरनल स्ट्रक्चर की देखिए, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें जो ध्यान देनी है, जो क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, उनकी चर्चा करते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो हमको दिखाई पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको किनारे की तरफ पेरिफेरल डबलेट्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जिनके बाहर एक प्रोटोप्लाज्मिक शीथ उपस्थित हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं चित्र बनाता हूँ, फिर इसके बाद में हम इसके पार्ट लिख देंगे एक एक करके। या पहले पार्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हमको दिखाई पड़ेगा नंबर 1 प्रोटोप्लाज्मिक शीथ दिखाई पड़ेगी, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ नंबर 1 स्ट्रक्चर। नंबर दूसरी स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम। ठीक है, और एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर हमें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ दिख रही है, दूसरा दिख रहा है एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, देखिए किनारे की तरफ हमें दिख रहे हैं पेरिफेरल डबलेट्स दिख रहे हैं, यानी किनारे की तरफ 2-2 की यहाँ पर रेंज में उपस्थित हैं नौ की संख्या में। यहाँ पर कितने की संख्या में? 9 की संख्या में हमें यहाँ पर नलिकाएं व्यवस्थित दिखाई पड़ती हैं। कितने की संख्या में है ये? 9 की संख्या में। चलिए अब बनाते हुए चलते हैं।
थोड़ा सा डायग्राम बना लूँ, फिर इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तीन और 3 6 1 7, ये 8 और ये 9। तो ये हो गए 9 पेरीफेरल डबलेट्स हैं, यानी ये कैसे हैं, डबल यहाँ पर ये प्रोटोफिलामेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, ये डबलेट कहला रहे हैं। ठीक है, कितनी की संख्या में है ये 9 की संख्या में पेरीफेरी पे डबलेट्स उपस्थित हैं। ठीक है, डबलेट्स क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। बीच में यहाँ पर यहाँ पर उपस्थित है देखिए, बीच में जैसे किनारे में पेरीफेरल डबलेट उपस्थित हैं, डबल उपस्थित हैं, यहाँ पर बीच में जो है बीच में 2 सिंगलेट उपस्थित हैं। ये सिंगलेट यहाँ पर उपस्थित है और इन दोनों को आपस में यहाँ पर एक ब्रिज है जो जोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में एक ब्रिज है जो क्या कर रहा है, इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार डायग्राम कंप्लीट हो जाए फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनकी जैसे बात कर रहे थे हम, अभी अपनी बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए, तो ये हमें यहाँ पर क्या उपस्थित थे, डबलेट की फॉर्म में जैसे उपस्थित थे। देखिए, इनको अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, किनारे की तरफ जो है वो 9 डबलेट्स हैं। डबलेट्स मतलब 2 संरचनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, 1 और 2, ये 2 संरचनाएं एक साथ जुड़ी हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबलेट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डबलेट। कितने हैं डबलेट में, 2 संरचनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और ये जो डबलेट बनी हुई है, इन डबलेट्स के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे फिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रोटोफिलामेंट। कहाँ उपस्थित है ये प्रोटोफिलामेंट, इनके अंदर उपस्थित है, ये डबलेट्स के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, अब इन डबलेट्स का नाम देते हैं, एक है ए और एक है बी, 2 डबलेट्स हैं। ठीक है, एक है ए और एक है बी। ए डबलेट जो है वो कितने प्रोटोफिलामेंट हैं यहाँ पर, 13 प्रोटोफिलामेंट हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। किसके अंदर, ए वाले के अंदर प्रोटोफिलामेंट। किसके अंदर है ये भाई साहब, ये उपस्थित है ए वाले के अंदर। ठीक है, बी वाले की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 10 प्रोटोफिलामेंट उपस्थित हैं। प्रोटोफिलामेंट क्या है, आप समझ लीजिए जैसे आपने सींक वाला झाड़ू देखा हो, देखा है आपने सींक वाला झाड़ू, जो
बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से जो झाड़ू होता है, यहाँ पर ये जो है ये इसी प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है। ये जो सीक के जैसे यहाँ पर उपस्थित है, इन्हीं को हम कह रहे हैं प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, जो सीक उपस्थित है यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलली उपस्थित है ना सीक, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये ऐसे उपस्थित है। और ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऊपर से हमको केवल ये वाला भाग दिख रहा होगा, है नहीं? कहाँ दिख रहा होगा? ये ऊपर से दिख रहा होगा। तो ये प्रोटोफिलामेंट उपस्थित है। ए में 13 और बी में 10 प्रोटोफिलामेंट यहाँ पर उपस्थित है। नाम दे दिया, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर इनको नाम दे दिया हमने, एक को ए और एक को बी दे दिया। अब देखिएगा अब मज़ेदार बात स्टार्ट होंगी। ये जो 9 पेरिफेरल डबलेट आपको दिख रहे थे, ये 9 पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं, ये बीच में ये जो सिंगलेट उपस्थित है, ये इससे जुड़े होते हैं। और जिसके द्वारा जुड़े होते हैं इसे कहते हैं रेडियल स्पोक्स। हर एक यहाँ पर जो डायाड है, हर एक डायाड से यहाँ पर बीच में ये संरचना जो आप देख पा रहे हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर दें, ये जो आप बीच में संरचना देख पा रहे हैं, इनके चारों तरफ एक शीट उपस्थित है। इनके चारों तरफ एक शीट उपस्थित है इस प्रकार से। ठीक है, जिसे कहते हैं सेंट्रल शीट। ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर लिखते हुए चलें। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रल शीट कहते हैं, इसको सेंट्रल शीट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच की जो संरचना है उसको कवर करने का काम कर रहा है ये सेंट्रल शीट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने कहा कि हर एक डबलेट से बीच में आ करके एक संरचना जुड़ रही है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, हर एक यहाँ से आकर के कनेक्शन जुड़े हुए, जैसे भी ये बिजली का खंभा है और इस बिजली के खंभे से आकर के सभी ने अपने घर के तार जोड़ रखे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये आपका ट्रांसफार्मर के बिजली का खंभा है और यहाँ पर हर खंभे से एक तार निकला हुआ है और इसे आप क्या कहते हो? सेंट्रल शीट कहते हो। सेंट्रल शीट से हमारी जो है किनारे के जो डबलेट है वो कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर है जिनसे ये अपने आप को जोड़ा हुआ है। अच्छा, इसको कहते क्या है? ये जो संरचना आप देख पा रहे हो इसे कहते हैं रेडियल स्पोक्स कहते हैं। रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप एक संरचना जो आप इनको आपस में जोड़ी हुई, जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी के पहिए में आप देखते हैं कि तीलियां पाई जाती हैं। साइकिल के पहिए में तीलियां पाई जाती हैं जो बीच वाली संरचना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अच्छा, बीच में यहाँ पर जो सेंट्रल शीट है, सेंट्रल शीट भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल शीट है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो संरचनाएं उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए और बी नाम दे दिया इनको। ठीक है, और यहाँ पर इनको हम नाम क्या देंगे? ये जो है ये है C1 और C2 है क्या? ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए फिलामेंट हैं। आप समझ लीजिए किसके बने हुए हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, है ना। मैंने बताया था सीक वाले झाड़ू जब एक संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जा रहे हैं, ये एक संरचना का निर्माण करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल मिल करके। तो यहाँ पर बीच में एक संरचना जो आप देख पा रहे हो, इस संरचना को आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे, एक को कहोगे C1 और एक को दूसरे को कहोगे C2, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर साफ साफ लिख दे। इसको कहोगे C1, इसे ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको कह रहे हो आप इसको कह रहे हो C1, इसको कह रहे हो C2। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर क्या उपस्थित है? C1 और C2 उपस्थित है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा बीच में क्या है? एक C1 है और एक C2 है। C1 और C2 आपस में जुड़ा हुआ है। C1 और C2 आपस में जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है,
C1 और C2 आपस में जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस ब्रिज कहते हैं। किसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज? जिसके थ्रू C1 और C2 आपस में जुड़े हुए हैं। C1 क्या है, C2 क्या है, ये समझ लीजिए। बीच में सिंगल फॉर्म में एक बंडल उपस्थित है, किसका? माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ, और ये जो है संरचना बीच में यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, हमने देखा किनारे कितने हैं? 9 है। किनारे कितने हैं? 9 डबलेट है। कितने हैं? डबलेट। और बीच में सिंगलेट है 2। ठीक है, 9+2 का अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। 9 कहाँ? किनारे, और 2 कहाँ? बीच में। ठीक है, 9 कैसे? डबलेट है, और 2 कैसे है? सिंगलेट के फॉर्म में है। बने किसके हैं ये 9 जो यहाँ पर डायाड उपस्थित है? ये बने हैं प्रोटोफिलामेंट के। यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये किसकी, जो 2 बीच में उपस्थित है, ये भी किसके बने हुए हैं? प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं। ये सभी प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपस में भी ये संरचनाएं जुड़ी हुई हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे थे। ये जो संरचनाएं डायाड उपस्थित है किनारे पर, पेरिफेरल डबलेट कह रहे हैं जिनको, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। ये भी आपस में क्या है? जुड़े हुई संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर बना रखा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं AB लिंकर। क्या कहते हैं इसको? AB लिंकर। ये हो गया AB लिंकर कहला रहा है। जो A और B को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, AB लिंकर कह रहे हैं उसको। ठीक है, A और B आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाहर हमको जो है क्या दिखाई पड़ेगी? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है हमको। इसके बाहर की तरफ हमें क्या दिख रही है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले एक्सोनीम क्या है और प्रोटोप्लाज्मिक शीथ क्या है, तो ये हो गई आपकी प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। इसके अंदर ये जो पूरी संरचना आप देख पा रहे हो, ये जो पूरी मैंने गोला पूरा बनाया है आपके इस पहिए के जैसे, जो अंदर की संरचना, जो पूरी आपकी संरचना यहाँ पर बना रखी है, इस संरचना को आप क्या कहोगे? इसे कहोगे एक्सोनीम। क्या कहोगे इसको? एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट। एक्सोनीम में हमें क्या दिखते हैं? 9 पेरिफेरल डबलेट दिखते हैं और 2 सिंगलेट दिखते हैं। सिंगलेट बीच में और 9 पेरीफेरी पे उपस्थित होते हैं। 9 जो होते हैं A और B यहाँ पर पाए जाते हैं। A बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का, और B जो बना होता है 10 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, बीच में जो सिंगलेट उपस्थित है, जिसे हम C1 और C2 कह करके पुकारते हैं, ये भी किसके बने हुए हैं? प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं। यानी यहाँ पर जैसे ये भी सीक का झाड़ू होता है, ये भी उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, बीच में यहाँ पर इसके दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना आपने देखी, इस संरचना को आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो सीलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं आप। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कुछ संरचनाएं हैं जिनको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए A और B जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये A और B जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े होते हैं नेक्सिन के थ्रू। नेक्सिन्स के थ्रू, नेक्सिन्स के थ्रू। जो AB डबलेट है जो AB डबलेट है, ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? नेक्सिन्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। AB डबलेट ये जुड़ा हुआ है किसके थ्रू? नेक्सिन के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तो हमें AB लिंकर कहाँ दिखता है? AB लिंकर दिखता है एक डायाड और दूसरे डायाड के बीच में, ये दिखता है AB लिंकर।
ठीक है। रेडियल स्पोक कहाँ दिखते हैं? जो सेंटर वाले भाग से डबलेट को जोड़ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेडियल स्पोक। सेंट्रल शीथ कहाँ पर पाई जा रही है? बीच में जो यहाँ पर सिंगलेट उपस्थित है उनके चारों तरफ जो शीथ पाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल शीथ कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक शीथ कहाँ पाई जाती है? पूरी संरचना के चारों तरफ जो शीथ पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। एक्सोनीम कहाँ दिखता है? प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के अंदर जो भी आपको दिख रहा है गोले के अंदर, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के अंदर जो भी दिख रहा है आपको संरचना, उसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो एक्सोनीम कहते हैं। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सब ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं सब, तो ये सब ट्यूब्यूल जो है आपका, जो सब ट्यूब्यूल ए है, यहाँ पर दो सब ट्यूब्यूल है, एक सब ट्यूब्यूल ए है और एक सब ट्यूब्यूल बी है। तो जो सब ट्यूब्यूल ए है वो बना हुआ है डायनिन प्रोटीन का। डायनिन प्रोटीन का कौन बना है? डायनिन प्रोटीन का सब ट्यूब्यूल ए वाला। ठीक है। और ये डायनिन प्रोटीन यहाँ पर क्या रखती है? ये रखती है ATP एज एंजाइम। ठीक है। ATP एज एंजाइम ये क्या करते हैं? ये A और B दोनों का जो बॉन्ड है उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा, उसको A वाले को एनर्जी देगा ताकि ये A वाला B वाले पर सरक पाए, खिसक पाए, आगे पीछे ये सरक पाए इसके ऊपर, और ये सरक पाएगा तो ये आपका जो पूरी संरचना आप देख पा रहे हो, ये पूरी संरचना यहाँ पर मूव कर पाएगी। कैसे मूव कर पाएगी? ये जब एक दूसरे के ऊपर क्या कर पाएंगे? दोलन कर पाएंगे, खिसक पाएंगे, तब ये आपके जो है आपको ये एक जगह पर इस प्रकार से क्या करेंगे? आगे पीछे ये ऐसा सरकेगा, तब ये संरचना मूव करेगी। तो ये जो है सब ट्यूब्यूल ए, यहाँ पर उपस्थित है डायनिन प्रोटीन जो रखता है एक प्रकार का ATP एज एंजाइम, जो इसको क्या देगा? एनर्जी देगा ताकि ये क्या कर पाए? एनर्जी देगा ताकि ये स्लाइड कर पाए। कौन स्लाइड कर पाए? स्लाइड कर पाए A ओवर B। ठीक है। A B के ऊपर सरक पाए और जिससे क्या हो? ये सीलिया या फ्लैजेला आपका मूव कर पाए। इसलिए यहाँ पर हमें इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बने किसके हुए हैं? ये सब 9 पेरिफेरल जो डबलेट हमें दिख रहे हैं ये बने ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, याद रखिएगा 9 डबलेट जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के हमें बने हुए दिखाई पड़ते हैं। और अरेंजमेंट यहाँ पर किस प्रकार का दिख रहा था? 9+2 अरेंजमेंट होता है। किसका? 9+2 का अरेंजमेंट दिखता है हमें यहाँ पर। 9+2 अरेंजमेंट दिखता है हमें किसके बीच में? ये जो एक्सियल फिलामेंट है यहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट दिखता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है? 9+2 का अरेंजमेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत या परेशानी है? चलिए आगे चले। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखी ना सीलिया और फ्लैजेला की, सारी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। एक एक करके जब हमने सारे यहाँ पर डायग्राम में एक एक करके भाग बनाए हैं और फिर इसके बाद डिस्कस किया है। चलिए आगे के भाग में आते हैं। अब आते हैं सेंट्रियोल पर। किस पर आना है अभी हमें? अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक दिन अभी मुझे क्लोरोप्लास्ट की संरचना भी डिस्कस करनी है, एक मैडम ने कहा था, उसके लिए अभी क्लोरोप्लास्ट पर आते हैं। ठीक है, अभी हम सेंट्रियोल की बात कर रहे थे। मैं चैप्टर ख़त्म करूँगा तो डिस्कस करूँगा ज़रूर से ज़रूर सेंट्रियोल एंड बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल कह दे, बेसल बॉडी कह दे, या इसे एक और नाम से पुकारते हैं, इसे हम ब्लेफरोब्लास्ट भी कहते हैं।
ब्लीफोरो ब्लेफरोब्लास्ट। बेसल बॉडी कह दे, बेसल ग्रेन्यूल कह दे, ब्लेफरोब्लास्ट कह दे, ठीक है। ये तीनों एक है, सेंट्रियोल एक है और बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफरोब्लास्ट, ये बेसल ग्रेन्यूल को ही हम अलग अलग नामों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल कैसे है और ब्लेफरोब्लास्ट कैसे है, तो एक तरफ लिख लेते हैं सेंट्रियोल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी दोनों की संरचनाओं को कंपेयर करते हुए चलते हैं, या अलग अलग भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। बेसल बॉडी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस के पास में। आप एक्चुअल में जो सेंट्रियोल है आपका, सेंट्रियोल है, ये हमें केवल और केवल कहाँ देखने को मिलता है, सेंट्रियोल हमें जो है देखने को मिलता है, ये हमें केवल और केवल देखने को मिलता है एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में, और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनकी बात करें बेसल बॉडी की, तो ये प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सभी में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं। ये सभी के अंदर हमें बेसल बॉडी देखने को मिलेंगी। जहाँ जहाँ सीलिया और फ्लैजेला पाए जाएं, आप ऐसे समझ लीजिए, जहाँ जहाँ सीलिया और फ्लैजेला पाए जाएं वहाँ वहाँ आपको बेसल बॉडी देखने को मिलेंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ सीलिया और फ्लैजेला पाए जाएं वहाँ वहाँ बेसल बॉडी देखने को मिलेंगी। बेसल बॉडी किसका बेस बना रहे हैं, सीलिया और फ्लैजेला का जो बेस होता है वो यही बेसल बॉडी बनाता है, ठीक है। तो अब सीलिया और फ्लैजेला तो हमारे अंदर भी हैं, हमारे ट्रेकिया में है, हमारे किडनी के ट्यूब्यूल में है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। प्लांट सेल अभी हमने एल्गी के अंदर देखा था, तो ठीक है, यहाँ पर ये हर जगह हमें देखने को मिलेंगे। और लेकिन सेंट्रियोल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, केवल और केवल एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर देखिए सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, तो सेंट्रियोल, जब दो सेंट्रियोल एक साथ परपेंडिकुलरली इस प्रकार से रखे हों, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल है, ऐसे क्या कहते हैं इसको, इसको हम कह देते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल है। और जब ये दो की संख्या में
एक दूसरे के परपेंडिकुलर या कह दें लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं, तब इन्हें सेंट्रोसोम कहा जाता है। यही देखिए सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम कहा जाता है। कब कहते हैं इनको सेंट्रोसोम? जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल उपस्थित हों, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलरली उपस्थित हैं, तो इस संरचना को आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे सेंट्रोसोम, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इनमें तो ये न्यूमरस होते हैं, इनकी संख्या जो होती है ना, इनकी संख्या है न्यूमरस। आप देखिए सीलिया है, सीलिया की संख्या तो बहुत सारी होती है ना, मैंने कहा है जहाँ जहाँ ये पाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे सीलिया, ठीक है। तो ये जो है न्यूमरस होते हैं, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। ये मोस्टली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। ये कौन? सेंट्रियोल जो होते हैं स्मॉलर, इनका साइज 0.3 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर बेसल बॉडी की, तो इनकी संख्या जो ये जो होंगे ये लार्जर होते हैं, इनका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। और इनका जो इनका जो साइज है वो 300 से 500 माइक्रोमीटर हो सकता है। ये लार्जर हैं, बड़े साइज के हैं, है ना। अच्छा, ये जो है क्या काम करते हैं? इनका काम है सेल डिवीज़न। नंबर 1, सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर तथा एस्टर रेज बनाना, ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करना, कुल मिलाकर के सेंट्रियोल का काम है, ठीक है। और अगर मैंने अभी आपको बेसल बॉडी के लिए बताया था ना, बेसल बॉडी क्या होंगे? जहाँ जहाँ सीलिया और फ्लैजेला होंगे, तो आप समझ लीजिए गिव राइज टू, यानी बेस जो होता है, आधार होता है ना, तो गिव राइज टू यानी यहीं से निकलते हैं। कौन निकलते हैं? गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला। ये सीलिया और फ्लैजेला यहीं से उगते हुए दिखेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला के उगने का जो स्थान है वो कहाँ पर है? ये आपके जो है उपस्थित है बेसल बॉडी पर, ठीक है। ये जो है हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख लिया है कि ये हर एक एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, और जिस एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए जा सकते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। कहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे ये? एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी को क्या नहीं करना है? आप बताइए, आरबीसी को क्या नहीं करना? विभाजन नहीं करना है। आरबीसी के अंदर इस प्रकार की कोई भी संरचना नहीं पाई जाएगी। जहाँ जहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला होंगे वहाँ वहाँ आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बेसल बॉडी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इनकी संरचना पर। जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है। दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है? सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो उपस्थित है 9+0 के अरेंजमेंट में, ठीक है।
आपने पिछली वहाँ पर देखा था, यहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट था। किनका? माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रकार से व्यवस्थित थे? यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो व्यवस्थित थे कितने के? 9 किनारे और 2 बीच में माइक्रोट्यूब्यूल उपस्थित थे। यहाँ पर क्या है? 9 किनारे हैं और 0 है बीच में, यानी बीच में कोई भी उपस्थित नहीं है। तो हम कह देते हैं यहाँ पर 9 क्या पेरिफेरल डबलेट है? नहीं, यहाँ पर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है। ठीक है, इनकी संरचना वैसे ही बनेगी जैसा हमने अभी पिछले वहाँ पर बनाया था। तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया एक ट्रिपलेट, ये हो गया एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा और ये तीसरा। ये यहाँ पर इस प्रकार से 3 माइक्रोट्यूब्यूल उपस्थित हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में, और ये बने हुए हैं, ये 10 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ है, ये 10 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ है, ये 13 प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं। इनका नाम क्या है? एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो इस प्रकार से इनको नाम भी दिए गए हैं, ए बी सी, इस प्रकार से इनको नाम दिए गए हैं ए बी सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कर लीजिएगा चाहे ए बी और सी। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार से देखा। तो यहाँ पर एक पॉइंट स्पेशल है, यहाँ पर सेंटर पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता। यहाँ सेंटर पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता। इसे हब कहते हैं, इसे हब कहते हैं, इसे हब कहते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कार्ट व्हील यानी बैलगाड़ी, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी, जो भी कह दें, कार्ट व्हील लाइक दिखती है। ठीक है, जैसे कार्ट व्हील होता है ना, जैसे सामान को ले जाने वाला जो गाड़ी है उसका पहिया है, तो ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। बीच में क्या कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल है? नहीं है। और यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो यहाँ पर किस प्रकार का अरेंजमेंट दिखता है? 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है, कभी बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है प्रश्न कि सेंट्रियोल और माइक्रो बॉडीज़ के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है? यहाँ पर होता है 9+0 का अरेंजमेंट। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछ बैठे कि यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे थे ना, अभी आपने यहाँ पर देखा था, देखो अभी मैंने बताया था कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, ठीक है, तो आप इन दोनों की संरचना में कोई डिफरेंस नहीं है। पता है डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कि ये जो है हर जगह देखने को मिल रहे हैं बेसल बॉडी, लेकिन सेंट्रियोल हमेशा कहाँ देखने को मिलते हैं? एनिमल सेल के अंदर, देखिएगा। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना, यही सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी बना रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये जो है सेंट्रियोल जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? बेसल बॉडी। और अगर ये न्यूक्लियस के पास रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यही सेंट्रियोल ही है जो बेसल बॉडी को बना रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जो है
और एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे थे, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, किसके बारे में बात करेंगे अभी हम, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, वो हमें क्या देता है, हमारे शरीर को एक आकार देने का काम करता है। वैसे ही सेल के अंदर यहाँ पर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो हमारी सेल को सहारा देने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, कंकाल तंत्र, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, या कह दे जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को, या कह दे शरीर को ढांचा देता है, उसी प्रकार ये सेल के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ढांचा उपस्थित है, स्केलेटन सिस्टम उपस्थित है, जो ढांचा देने का काम करता है, हमारी बॉडी को एक आकार देने का काम करता है, उसी प्रकार से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, स्केलेटन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में माइक्रोबॉडीज़ की। नंबर 1 जो हमें बात करनी है, किसकी, माइक्रोबॉडीज़ की बात कर लेते हैं। ये माइक्रोबॉडीज़ क्या है, माइक्रोबॉडीज़ आप समझ लीजिए, सॉरी माइक्रोबॉडीज़ कह रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल है, गलती से लिख गया है, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोबॉडीज़ तो पहले पढ़ चुके ना हम लोग, माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे थे। माइक्रोबॉडीज़ जैसे ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम और स्फेरोसोम पढ़ के आए हम लोग, जिसमें से ग्लाइऑक्सिसोम और स्फेरोसोम केवल पौधों में पाया जाता है और परऑक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की बात करनी है हमें यहाँ पर। माइक्रोट्यूब्यूल वो खोखली संरचनाएं हैं, हॉलो है, हॉलो मतलब होता है खोखली हैं ये संरचनाएं। ठीक है, सिलेंड्रिकल खोखली संरचनाएं हैं। ठीक है, थिकेस्ट है, सबसे मोटी है संरचनाएं, थिकेस्ट है, और बनी हुई है किसकी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। हम कह देते हैं किसकी बनी है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, लोकेशन क्या है इनकी, तो हम अभी तो देख करके आए हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल को। जहाँ जहाँ सीलिया और फ्लैजेला होंगे वहाँ वहाँ आपको ये क्या दिखाई देंगी, माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ दिखेंगी, जैसे सीलिया में, जैसे फ्लैजेला में, जैसे स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फाइबर में, जैसे बेसल ग्रेन्यूल में, बेसल ग्रेन्यूल में। ठीक है, जैसे एक्सोनीम ऑफ स्पर्म में, एक्सोनीम ऑफ स्पर्म में, एक्सोनीम ऑफ स्पर्म टेल, सॉरी, ठीक है, स्पर्म की टेल के अंदर। ठीक है,
यहाँ ये हमको देखने को मिल सकते हैं, सीलिया में, फ्लैजेला में, स्पिंडल फाइबर में, बेसल ग्रेन्यूल में, एक्सोनीम ऑफ स्पर्म टेल में, है ना। यहाँ ये हमको देखने को मिल सकते हैं। किसके बने हैं? प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, हमें बात करनी है इसके स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से हमें एक माइक्रोट्यूब्यूल इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ेंगे? ये इसके अंदर उपस्थित होंगे प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये है इसके प्रोटोफिलामेंट जो इसके अंदर उपस्थित हैं। जैसे मैंने बताया था ना, सींक वाला झाड़ू होता है, वैसे ही यहाँ पर ये सींक वाले झाड़ू की तरह यहाँ पर ये उपस्थित है, ठीक है। ये हो गया इसके प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। बीच में हो गया ये इसका ल्यूमेन। ये क्या कहा जाएगा? इसका ल्यूमेन। इसकी जो जगह है इसके ल्यूमेन की, ये है लगभग 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 150। और पूरे एरिया की अगर हम बात करें, इसकी पूरे एरिया की, तो ये 250 एंगस्ट्रॉम के आसपास का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखें तो कुछ ये इस प्रकार से ये हो गए इसके प्रोटोफिलामेंट। ये है इसके प्रोटोफिलामेंट इसके उपस्थित है, ठीक है। और ये जो प्रोटोफिलामेंट है, यहाँ पर प्रोटोफिलामेंट, यहाँ पर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन कही जाती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिनका ये बना हुआ है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो यहाँ पर 2 प्रकार की ट्यूबुलिन प्रोटीन उपस्थित होगी। एक होगी अल्फ़ा और एक होगी बीटा। तो हम इनको क्या कह देते हैं? ये डाइमर है, ठीक है, इनके डाइमर हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से, इनकी लोकेशन हमने देख ही लिया है कि लोकेशन इनकी कहाँ पर होगी, कहाँ पर पाए जाएंगे। अब एक और स्ट्रक्चर है इसी से मिलती जुलती, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगली एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल देखा, वैसे अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो ये कैसी संरचना है? ये है सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये जो है बनी हुई है एक्टिन प्रोटीन की। किसकी बनी है? एक्टिन प्रोटीन की। कौन बनी है? माइक्रोफिलामेंट जो है ये बने हुए हैं किसके? एक्टिन प्रोटीन के। जैसे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए थे, ये किसके बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो इनकी लोकेशन अगर हमसे कोई पूछ बैठे तो लोकेशन कहाँ है इनकी, हम जानते हैं मसल्स में हमें एक्टिन प्रोटीन हमें दिखाई पड़ती है। तो यानी ये जो मसल्स होंगी वो किसकी बनी होंगी? एक्टिन की ही बनी होंगी, ठीक है। तो हम कहाँ इनको देखेंगे? हम इनको देखेंगे माइक्रोविलाई में ये उपस्थित होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा इन मसल्स, तो ये मसल्स में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये कैसी संरचना है, तो ये कह रहे थे कि रॉड लाइक संरचना ये इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, ठीक है। और हमें एक्टिन की स्ट्रक्चर भी पता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो संरचनाएं उपस्थित होती हैं, इनमें से एक कहलाता है जी एक्टिन कहलाता है, और
इस पूरी संरचना को, ठीक है, इस पूरी संरचना को कहते हैं एफ एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एफ एक्टिन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जी एक्टिन हो गया वैसे ये एफ एक्टिन हो गया, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। देखिए ये जो आप माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट आप देख पा रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए तो हम बहुत पढ़ सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये हमारे CSIR नेट में अगर हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम इनके बारे में बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना हमें रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, हमारा TGT PGT एग्ज़ाम टारगेट है तो हम उन्हीं को लेते हुए चल रहे हैं। अब आता है अगला इंटरमीडिएट फिलामेंट। है ये किसके? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में जो तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी इन दोनों के बीच के हों जो, ठीक है। हम इनको ऐसे लिख भी देंगे कि ये इन, या ऐसे लिखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों के बीच के होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं, बीच के होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों के बीच की संरचनाएं ये कही जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट इन दोनों के बीच की संरचनाएं जो है आपकी, ये क्या कहला रही हैं? ये कहलाती हैं आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की संरचनाएं, और ये बने होते हैं मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? ये कीरेटिन के बने हो सकते हैं, ठीक है, कीरेटिन के बने हो सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर, अब हमको जो सबसे लास्ट कुछ एक ऑर्गेनेल बचे हुए हैं उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं वैक्यूल की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैक्यूल से। वैक्यूल की बात करते हैं, रिक्तिका कहते हैं हिंदी में इसको, रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका मतलब होता है जो खाली स्थान जो अवेलेबल है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होता है सो हम कहते हैं, ये लैटिन भाषा के वैक्यूस शब्द से बना हुआ है, और वैक्यूस का मतलब होता है एम्प्टी, खाली स्थान, ठीक है। और ये जो वैक्यूल है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कितनी मेम्ब्रेन है इसके बाहर? सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम इसे? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली इन प्लांट सेल, मोस्टली इन कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम क्या कहते हैं? मोस्टली इन प्लांट सेल, ठीक है। हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? प्लांट सेल के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। इन एनिमल सेल अगर देखने को मिलेंगे, अगर एनिमल सेल में, तो इन एनिमल सेल ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे हैं साइज में, आकार में, और मोर इन नंबर, संख्या में क्या है? ज़्यादा है, मोर इन नंबर। पहली बात तो पाए नहीं जाएंगे, और पाए जाएंगे तो इस प्रकार से। ये मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक
मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब सॉरी प्रेजेंट का साइन बना दिया मैंने, मेरिस्टेमेटिक सेल में ये एब्सेंट है। एब्सेंट को मैं इस प्रकार से भविष्य में अगर चिन्ह बना करके लिख दूं तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये और कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया और पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा, इनमें नहीं पाए जाते। ये बैक्टीरिया और पीपीएलओ में भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और पीपीएलओ में भी क्या है, ये एब्सेंट होते हैं। पौधों के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट सेल के अंदर हम देख पा रहे हैं वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल के अंदर बहुत सारे मटेरियल भरे हो सकते हैं। इट इज फिल्ड विद किन किन मटेरियल को ये स्टोर कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है वाटर को, यानी पानी इसके अंदर भरा हो सकता है, इसके अंदर भरे हो सकते हैं मिनरल्स, भरे हो सकते हैं, खनिज लवण है, ठीक है। मिनरल्स के अलावा इसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं जो फिल्ड हो सकते हैं। सॉल्ट्स के अलावा ये भरे हो सकते हैं यहाँ पर हमारे शुगर के अलावा यहाँ पर भरे हो सकते हैं एमिनो एसिड्स, भरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, स्टोरेज ऑफ, ये क्या करता है, इनका स्टोरेज करने का काम करता है। कौन कौन से जो ये आपने अभी मटेरियल्स देखे हैं, इनका स्टोरेज करने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इन सभी पदार्थों का, इन सभी सब्सटेंस का स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये जो है यहाँ पर टोनोप्लास्ट उपस्थित है, तो ये पता है एक और इम्पॉर्टेंट काम हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये टारगर प्रेशर, ये सेल में टारगर प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है, मेंटेन रखता है, ठीक है। ये सेल के अंदर टारगर प्रेशर मेंटेन रखता है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब ये जो सेल है, सेल के अंदर हम देखते हैं ये वैक्यूल है, और क्योंकि प्लांट सेल के अंदर मोस्टली हमें दिख रहा है, तो वैक्यूल जो होती है यहाँ पर सिंगल है और लार्ज वैक्यूल है, इसलिए इनका जो न्यूक्लियस है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी की तरफ। और ये जो यहाँ इनकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इनकी क्या करती है, टारगर प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। और किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे क्या मेंटेन किया जा सके, सेल को कैसा रख सके, फूला हुआ, यानी सेल को ये फुला करके रखता है, उसका जो आकार है वो मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये सेल इलॉन्गेशन में भी मदद करता है, ये सेल इलॉन्गेशन यानी लंबाई बढ़ाने में, सेल इलॉन्गेशन में भी मदद करता है। ये किस में मदद करता है, सेल इलॉन्गेशन में भी मदद करता है। टारगर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, सेल इलॉन्गेशन में मदद कर रहा है, इन सब कार्यों में, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं इसके एक बार, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। कौन कौन से वैक्यूल हम देखेंगे यहाँ पर सेल के अंदर, टाइप्स ऑफ वैक्यूल।
टाइप्स ऑफ वैक्यूल की अगर हम बात करें, देखिए तो कई तरह के वैक्यूल हमें दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से वैक्यूल हमें दिखते हैं? जैसे फूड वैक्यूल दिखता है नंबर 1, जिसे हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल की नंबर 1। देखिए जैसे फूड वैक्यूल की अगर हम बात करें तो फूड वैक्यूल को दो प्रकार की फूड वैक्यूल बनाएगा ये। अगर सॉलिड फूड है, फूड कैसा है? सॉलिड फूड है, तो ये जो है जो वैक्यूल का निर्माण करेगा उसे हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम। सॉलिड फूड के चारों तरफ जो वैक्यूल बनेगी उसे हम कहेंगे फैगोसोम। और जो लिक्विड फूड के चारों तरफ जो वैक्यूल बनती है, लिक्विड फूड के, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पिनोसोम। पिनोसोम, ठीक है। जैसे फैगोसोम है वैसे क्या है? पिनोसोम है। ये हमने बात किया फूड वैक्यूल की। दूसरी जो वैक्यूल हो सकती है जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या है? गैस रिक्तिका। ये कहाँ पर पाई जाती है? जो गैसेस को स्टोर करने का काम करेगी। कहाँ देखने को मिल सकती है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। कहाँ पर? बीजीए के अंदर देखने को मिल सकती है। अगली है जो जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लास्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें, ये हमको जानते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर बनती है। ये बनती है केवल फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में। फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमीबा में कि अमीबा में जो मरीन अमीबा है क्या वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखेगी? तो नहीं दिखेगी। कहाँ दिखेगी? फ्रेश वाटर वालों में। और फ्रेश वाटर वाले उदाहरण कौन कौन से? एक तो अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, टीजीटी का पेट क्वेश्चन है ये, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता था पहले कि अमीबा के अंदर जो ये आपको देखने को मिलती है कॉन्ट्रैक्टाइल, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ दिखेगी? अमीबा के अंदर जो है फ्रेश वाटर, जब भी अमीबा को रखा जाएगा तब ये हमको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हुए दिखेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी सैप भरा हुआ है, उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है अमीबा के अंदर, वो मटेरियल बाहर के कंपैरिजन में उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर फ्रेश वाटर में रखेंगे तो उसके अंदर पानी ना भर जाए, इसको मेंटेन रखने के लिए इसके पास में क्या उपस्थित होती है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम क्या है इसका? इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा काम है इसका एक्सक्रीशन। दो कार्य हैं इसके। पहला कौन सा हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरा कौन सा हो गया? एक्सक्रीशन। ये किसके कार्यों की बात चल रही थी? ये बात चल रही थी हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात चल रही थी। तो हमने अभी तक कौन कौन से फंक्शन देख लिए थे? हमने अभी तक देखे हमने देखा टाइप्स ऑफ वैक्यूल में हमने 2 प्रकार के वैक्यूल देखे। कौन कौन से? हम 3 प्रकार के, सॉरी। हमने यहाँ पर देखा कि नंबर 1 में जो वैक्यूल उपस्थित है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हमने देखा। सॉलिड फूड अगर है तो सॉलिड फूड को अगर ये स्टोर करने का काम करेगी तो हम इसे फैगोसोम कहेंगे। लिक्विड फूड कर स्टोर करेगी तो ये कहेंगे यहाँ पर पिनोसोम, ठीक है। और गैस वैक्यूल बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर दिखाई पड़ेगी, साइनोबैक्टीरिया में दिखाई पड़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें प्रोटोजोवन के अंदर जैसे अमीबा और पैरामीशियम में दिखती है, ठीक है। अगला आता है सेल इंक्लूजन। ये कुछ बचे हुए भाग है, रह गए थे चैप्टर के। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सेल इंक्लूजन। और अभी में जो हमारा भाग रह गया था ना, क्लोरोप्लास्ट, जो आपको किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था, है ना, हम समझा देंगे यहाँ पर अभी। सेल इंक्लूजन क्या है? सेल इंक्लूजन है, ऐसे समझ लीजिए, जो सेल के अंदर जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं, तो हम कह दें
includes नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं इसके अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एर्गास्टिक सब्सटेंस कहते हैं, एर्गास्टिक सब्सटेंस कहते हैं। ये एर्गास्टिक सब्सटेंस कह दे, या इसका एक और नाम है ड्यूटेरोप्लाज्मिक सब्सटेंस, ड्यूटेरोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। ये नॉन लिविंग जो मटेरियल सेल के अंदर पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल इंक्लूजन कहते हैं। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है फूड, जो भोजन है ये भी एक ये सेल इंक्लूजन के फॉर्म में उपस्थित होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्टार्च ग्रेन कहाँ पर उपस्थित होता है ये स्टार्च ग्रेन, हम जानते हैं ये स्टार्च ग्रेन जो है उपस्थित होता है पोटैटो में और राइस में, ठीक है। ये सेल के अंदर किस रूप में उपस्थित है, सेल इंक्लूजन के रूप में ये पाया जा रहा है। नॉन लिविंग मटेरियल है, सेल इंक्लूजन कहा जाएगा। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, जैसे स्टार्च ग्रेन्यूल देखा हमने, अगला है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। आप बताइए, खुद ही सोचिए थोड़ा सा। जैसे स्टार्च है पौधों के अंदर संचय करता है भोजन का, तो ग्लाइकोजन हमारे अंदर होगा, और हमारे अंदर फूड कहाँ स्टोर होता है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। तो 2 ही जगह है जहाँ पर यह स्टोर हो सकता है। अगला है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का उदाहरण हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एल्यूरोन लेयर उपस्थित होती है प्रोटीन फूड के अंदर, जो एल्यूरोन की जो लेयर होती है, एल्यूरोन प्रोटीन इन मेज, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण हैं, जो भोजन जो सेल इंक्लूजन के रूप में पाया जा रहा है। ऑयल ड्रॉपलेट्स की अगर हमसे कोई पूछ बैठे, ऑयल ड्रॉपलेट्स के बारे में पूछ बैठे, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स में हम ले सकते हैं एडिपोसाइट्स इसके अलावा हो सकता है कैस्टर सीड्स, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट। ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब जो है फूड के फॉर्म है जो सेल इंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला यहीं पर हम पढ़ेंगे जो सेल इंक्लूजन के फॉर्म में पाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में। और इन क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम देखेंगे कि जैसे है सिलिका, है ना, कहाँ पाया जाता है, ग्रासेस के अंदर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलिका निम्नलिखित में से हमें किनकी बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 1 ग्रासेस में, और कहाँ, इक्विसिटम में, है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ग्रास के अंदर, ठीक। जैसे हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब भी उपस्थित होगा इसे कहते हैं सिस्टोलिथ। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, सिस्टोलिथ किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कहाँ पाया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ मेमोर्डिका। इसके अलावा मेमोर्डिका, करेला, ठीक है, करेला की एपिडर्मल सेल्स में देखने को मिल सकता है सिस्टोलिथ। और कहाँ देखने को मिलेगा, फाइकस में, ठीक है ना। जो बरगद, पीपल, जितना परिवार है इस फैमिली का, रबड़, ये सब क्या है, फाइकस। इनके अंदर में भी हमें ये सिस्टोलिथ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, अब अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के हुए तो इसे सिस्टोलिथ कहते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं रैफाइट्स। क्या कहते हैं इनको, रैफाइट्स कहते हैं। और ये कहाँ होगा, ये होगा आइकॉर्निया में, ठीक है।
इकॉर्निया के अंदर हमें रेफाइड्स देखने को मिल सकते हैं। क्या करते हैं ये जो है इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ये इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, तैरने के लिए उत्प्लावन बल देते हैं। ठीक है, कौन? ये जो कैल्शियम ऑर्गेनेट और ऑक्जेलेट है, कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? रेफाइड्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर? आइकॉर्निया जैसे के एनिमल्स में। ठीक है, सेल इंक्लूजन गैसेस भी बनाती हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट है और सेल के अंदर ये उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, गैसेस भी हो सकती हैं। 3 नंबर में है गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन है। ये सब क्या गैसेस हैं? ये सब गैसेस हैं जो पौधे के अंदर सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग पार्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं। ये उपस्थित हो सकते हैं वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में कौन हो सकता है यहाँ पर? जैसे हम बात करें, अमोनिया है, हमारी सेल्स में बन रहे हैं। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये हमारी सेल्स के द्वारा बनाए गए। इसके अलावा पौधे की बार्क के द्वारा बनाए गए कुनैन है, जैसे है ना, कुनैन है। बार्क ऑफ सिनकोना, कहाँ पाया जाता है ये? बार्क ऑफ सिनकोना किसके काम में आता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आगे चल कर के इकोनॉमिक बॉटनी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे इसके बारे में। अगला है कैफीन। कैफीन ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, सेल इंक्लूजन के फॉर्म में पौधे के अंदर देखने को मिलता है। कैफीन है। कैफीन कहाँ देखने को मिलेगा? कैफीन में जैसे निकोटीन, कैफीन, निकोटीन है, कैफीन है, मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन है। इसके अलावा हमारे गम है, रेजिन है। ये सब क्या है? ये एक प्रकार के आपके वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही हैं जो पौधे के अंदर आपको सेल इंक्लूजन या नॉन लिविंग पार्ट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ड्यूट्रोप्लाज्मिक सब्सटेंस या एर्गास्टिक बॉडी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने आज ये 9वां जो लेक्चर है कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 सेल बायोलॉजी, हमारे आरंभ बैच का सेल बायोलॉजी नाम का चैप्टर अब समाप्त होता है। अब आपके जो है डाउट जो जिस टॉपिक में था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, नहीं समझ में आया था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे अंदर प्लास्टिड नाम का एक पौधों के अंदर एक उपस्थित है ऑर्गेनेल, जिसका नाम क्या है? प्लास्टिड। ये एक ऑर्गेनेल उपस्थित है जिसका नाम क्या है पौधे के अंदर? जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है? दोहरी मेम्ब्रेन है। इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं? इसे कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्यों कहते हैं अर्ध स्वायत्त? क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसके पास में खुद का डीएनए है, इसके पास में खुद के राइबोसोम है। आप समझिए, राइबोसोम सेल को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए और ये इसके पास में उपस्थित है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। डीएनए खुद का जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, ये भी इसके पास में यहाँ पर उपस्थित है। तो ये सेल के अंदर एक ऐसा नहीं लग रहा है सेल के अंदर ही सेल रखी हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल रखी हुई है किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, आरएनए बनने की प्रोसेस और प्रोटीन बनने की प्रोसेस। तो यहाँ पर राइबोसोम जो उपस्थित होगा वो भी कौन सा होगा? 70 इस प्रकार का राइबोसोम होगा। यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसा है? नेकेड डीएनए पाया जा रहा है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बिना हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए यहाँ पर उपस्थित है। कैसा डीएनए है?
डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए। क्योंकि प्रोटीन तो बन जाता है, यहाँ पर नंबर एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रोटीन तो बन जाता है लेकिन इतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं बनता जितनी कोशिका को आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इसे ऑटोनॉमस ना कह करके सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटोनॉमस ना कह करके हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के, किसके हिसाब से? इनके पिगमेंट के हिसाब से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो जो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल रखता हो, जैसे कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये रखता होगा, इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जो कलरफुल पिगमेंट रखने वाला होगा, यानी जिसके पास में कलरफुल पिगमेंट हो, जैसे कैरोटीन हो, जैसे ज़ैंथोफिल हो, इस प्रकार के पिगमेंट जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। कल एक नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर ज़ैंथोफिल दे रखा था और ज़ैंथोफिल में क्या पूछ रखा था कि ये ज़ैंथोफिल किस प्रकार का प्लास्टिड है। तो ज़ैंथोफिल किस प्रकार का प्लास्टिड है? क्रोमोप्लास्ट का ही तो प्रकार है यहाँ पर ये ज़ैंथोफिल। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी इस पर कोई भी कलर नहीं है, यानी ये पिगमेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है। ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी ये भोजन का क्या करता है? केवल संचय करने का काम करता है। 3 प्रकार के हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या करता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इलायोप्लास्ट क्या करता है? फैट का स्टोरेज। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन का स्टोरेज। तो इस प्रकार से ये जो है ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग भोजन के रूप में ये संचय करने का काम करता है। इन्हीं में से एक प्लास्टिड और है जिसे एटियोप्लास्ट कहते हैं। वो क्रोमोप्लास्ट जो बिना लाइट की प्रेजेंस की वजह से, जिसमें कोई भी क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ है एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं? एटियोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एटियोप्लास्ट कहते हैं। है क्या? क्रोमोप्लास्ट का प्रकार। एटियोलेशन क्या है? केवल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, क्लोरोफिल का एब्सेंस होना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं बन पाना। ठीक है। पौधे के अंदर मैंने बताया था कि प्रोप्लास्टिड उपस्थित है। प्रोप्लास्टिड मतलब एक ऐसा प्लास्टिड जिनसे पौधे के सारे प्लास्टिड की संरचना अराइज हुई हैं। जैसे इसी से ल्यूकोप्लास्ट भी बना है जो भोजन का संचय करता है, और अगर इनके एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रख दिया गया तो इसी को एटियोप्लास्ट कहने लग जाते हैं। ठीक है, एटियोप्लास्ट कहने लग जाते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। और अगर सनलाइट मिली तो ये नई पत्तियों में हरे कलर का पिगमेंट रखने वाला क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, और ये अगर पत्तियों के मैच्योर होने पर या अन्य हरे भागों पर जो कलर बदल देते हैं तो ये क्रोमोप्लास्ट में भी बदल सकता है, और ये प्रोप्लास्टिड से डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट भी बन सकते हैं। तो कलर वाला जो है वो क्रोमोप्लास्ट कहलाता है और ग्रीन कलर वाला क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट का ही एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिगमेंट वाला जो भाग है वो क्रोमोप्लास्ट कहला रहा है। जैसे कच्चा फल है, कच्चे फल का रंग हरा होता है यानी क्लोरोप्लास्ट है, और जो पका फल है उसका रंग कैसा है? पीला है, नारंगी है, अलग अलग प्रकार का है। तो ये कैसा दिखता है हमको? क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखता है। जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च में लाइकोपीन और कैप्सेंथिन के कारण ये कैसे दिखती है? लाल दिखाई पड़ती है। पहले क्या था? क्लोरोफिल था, जिसके कारण ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ये कैसी दिख रही थी? हरी दिख रही थी। ठीक है। कैरोटीनॉइड के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट को बनाता है, और कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोबिलिन है। ठीक है। प्लांट में ग्रीन के अलावा जितने भी रंग होते हैं वो क्रोमोप्रोटीन के कारण होते हैं, और ये पिगमेंट और प्रोटीन दोनों के मिलने से बनती है। इन्हीं में से एक है फाइटोक्रोम जो नॉन कैरोटीनॉइड है। नॉन कैरोटीनॉइड मतलब ये कैरोटीन के अलावा जो पिगमेंट है उसे फाइटोक्रोम कह रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित है। बाकी हमने ये कहाँ पर देखा था? प्लास्टिड में पाए गए थे। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। क्या करते हैं? पौधे की स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथोसाइनिन दूसरा एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लास्टिड में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल में पाया जाता है। कैसा है ये? वाटर सॉल्युबल है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पिगमेंट होते हैं वो कैसे हैं? फैट सॉल्युबल है, लेकिन ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल है। कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल में पाया जाता है। नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्या करता है? फल और फूल को कलर देने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जितने भी पिगमेंट प्लास्टिड में उपस्थित हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जितने भी हैं वो कैसे हैं? लिपिड सॉल्युबल हैं। किनको छोड़ दें? अगर हम प्लास्टिड वाले को, प्लास्टिड में
तो पाया ही नहीं जाता। एंथोसायनिन कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल में, इसलिए कोई बात ही नहीं है। तो जितने भी फैट सॉल्युबल हैं वो कैसे हैं? वो है प्लास्टिड में उपस्थित होंगे। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। ये हमने देखा था, यहाँ पर इनकी बात किया था। क्लोरोप्लास्ट की संरचना भी हम यहीं पर इसकी डिस्कस कर लिए थे। क्लोरोप्लास्ट मैंने अलग से क्लास के अंदर बताया था, है ना। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर फिर मैंने बताई होगी। ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें जो है बहुत सारे ऐसे स्टैक रखे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे सिक्के की ढेर की जैसे कि संरचना है। इस एक सिक्के के ढेर की जैसे कि संरचना को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं इसको? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और ग्रेनम में एक को हम कहते हैं, एक सिक्के को कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं इसको? थैलाक्वाइड कहते हैं। ठीक है, एक सिक्के को कहते हैं थैलाक्वाइड, और पूरे ढेर को क्या कह रहे हैं? ग्रेनम। और जब ऐसी बहुत सारी संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित होंगी तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ग्रेना। इनको सबको मिला करके हम क्या कह देते हैं? ग्रेना कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक थैलाक्वाइड को यदि हम देखें तो एक थैलाक्वाइड के अंदर यहाँ पर हमको क्या दिखाई देंगे? ग्रीन कलर के पिगमेंट, और ये एक संरचना से एसोसिएटेड होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम जो होता है ये 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल का बना होता है। 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल का बना होता है। ठीक है, कौन बना हुआ है 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल का? ये आपका क्वांटासोम। ये आखिरकार यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा और ये एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेस था मैंने बताया था, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना जो है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा था इसके अंदर संरचनाएं, और यहाँ पर सर्कुलर डीएनए था, राइबोसोम थे, ये संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इसकी पूरी पीडीएफ आज आपको उपलब्ध हो जाएगी। पूरे चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, और इसका टेस्ट होगा आप। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिए। कल इसका टेस्ट होगा, टुमारो। ठीक है, कल 23 तारीख को इसका टेस्ट रहेगा। 23/6/2026 को इसका टेस्ट है। टॉपिक क्या है? सेल बायोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट आएगी। अब अगला जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है वो है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। ठीक है, ये चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की।